हेलो फ्रेंड्स, नवंकुर वीडियो लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस क्लासेस में आज के वीडियो का टॉपिक है ऑब्लिक वेक्टर्स के लिए हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप के होते हैं और किन कंडीशंस में होते हैं और कैसे होते हैं, और उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल, ये बोल सकते हैं एक तरीके का कॉन्सेप्ट है कि ऑब्लिक वेक्टर्स अगर गिवन हो, ऑब्लिक वेक्टर मतलब जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर, किसी भी रैंडम एंगल्स पे हो सकते हैं ये। तो अगर दो ऑब्लिक वेक्टर, यहां आप देख सकते हैं रेड कलर में, वेक्टर v1 मैग्नीट्यूड v1 डायरेक्टेड अलोंग 0 डिग्री लाइन एंड वेक्टर v2 मैग्नीट्यूड v2 डायरेक्टेड अलोंग थीटा डिग्री लाइन, और ये ऑब्लिक है, ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि पैरेलल वेक्टर्स हो, ऑलरेडी पैरेलल वेक्टर्स हो, तो उनका केवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट होता है, और अगर ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन हो तो उनको रोटेशन करवा के देन मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन ही आता है कि सर इस सिनेरियो में वेक्टर्स ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर, ऑब्लिक हैं, तिरछे हैं, एक दूसरे से तिर्यक है, तो इनका कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा? आंसर है दोनों होगा, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑब्लिक होता है तो ये पार्शियल पैरेलल और पार्शियल परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाता है। इसका कुछ पोर्शन पैरेलल और कुछ पोर्शन परपेंडिकुलर साइड भी होता है। तो इसीलिए इस ऑब्लिक वेक्टर v2 को मैं इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। मैंने वेक्टर्स में ही प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी किसी ऑब्लिक वेक्टर को हम उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो एक कंपोनेंट हमेशा बनता है cos थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और दूसरा बनता है साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और मैंने आपको अच्छे से यह भी बताया था cos थीटा कंपोनेंट हमेशा वो कंपोनेंट होता है जो थीटा से अटैच्ड हो, थीटा का एडजेसेंट साइड हो, और जो थीटा से अटैच्ड नहीं, जो बिल्कुल अलग है, वो कंपोनेंट हमेशा बनता है साइन। इस गिवन डायग्राम में देखिए रेड वेक्टर है v2, इस रेड वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे इस तरीके से, ये होगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v2, ये होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ v2। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, अभिलंबवत घटक बोलते हैं इसे। तो v2 का पैरेलल कंपोनेंट, v2 का नॉर्मल कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट में से थीटा से कौन जुड़ा है? थीटा से ये वाला कंपोनेंट जुड़ा है डायरेक्टली, इसलिए ये कंपोनेंट बनेगा v2 cos, और वो थीटा से नहीं जुड़ा है इसलिए वो बनेगा v2 sin। तो हमेशा ऑब्लिक वेक्टर के दो कंपोनेंट में एक cos और एक sin कंपोनेंट होता है, cos थीटा के साथ वाला और sin थीटा से दूर वाला। तो हमेशा याद रखें v2 पैरेलल v2 cos थीटा, v2 नॉर्मल v2 sin थीटा, v2 पैरेलल डायरेक्टेड है v1 के अलोंग मतलब 0 डिग्री पर, और v2 नॉर्मल डायरेक्टेड है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर। इसका मतलब ऑब्लिक वेक्टर का कुछ हिस्सा पैरेलल है और कुछ हिस्सा परपेंडिकुलर, इसीलिए पैरेलल वाले से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे v1 को तो ये होगा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और जब आप परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे v1 को तो ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ होने वाला प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं दोनों प्रोडक्ट्स बारी बारी से। केस नंबर 1, गिवन डायग्राम में रेड कलर पे कंसंट्रेट करिएगा, v1 और v2 आपको गिवन है और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है v1 डॉट v2 फाइंड करिए। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट केवल और केवल पैरेलल वेक्टर्स में होता है, तो इसलिए हम चीजों को थोड़ा सुधार के लिखते हैं। v1 डॉट v2 को हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v1, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v1 एंड पर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v2। इसका मतलब v1 और v2 एक दूसरे से ऑब्लिक हैं, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करना रहेगा तो हम केवल उनका ही कर पाएंगे जो पैरेलल है। और पैरेलल कौन है? पैरेलल v1 के साथ है v2 का पैरेलल कंपोनेंट। तो इसीलिए v1 डॉट v2 की मीनिंग आएगी प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v2। जब आप v1 को पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v2 से मल्टीप्लाई करोगे तब निकलेगा v1 डॉट v2। अब वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है? कुछ नहीं, पहला वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v2, इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v2 का नाम है v2p, v2 पैरेलल। तो
तो इसका मतलब जब आपको बोला जाए v1 डॉट v2 फाइंड करो, आपको v1 डॉट v2 नहीं, v1 डॉट v2p फाइंड करना है। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v2 के साथ v1 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? सिंपल, v1 डॉट v2 इज नथिंग बट v1 इंटू v2p। और कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन? v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 पैरेलल का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन की कोई नीड नहीं रहती डॉट प्रोडक्ट में। तो v1 का मैग्नीट्यूड v1 और v2 पैरेलल का मैग्नीट्यूड है v2 cos थीटा, हमने लिख दिया। तो इस तरीके से जब दो ऑब्लिक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर हमेशा आता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। तो एक्चुअल में ये कॉस थीटा अलग से नहीं आता। हम जब भी दो ऑब्लिक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं उस केस में हम ऑब्लिक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, पैरेलल और नॉर्मल। पैरेलल वाले कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा cos थीटा के टर्म्स में आएगी और नॉर्मल वाले की हमेशा sin थीटा के टर्म्स में आएगी। इसी कारण जब पैरेलल वाला कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा और आंसर आएगा v1 v2 cos थीटा, और नॉर्मल वाला कंपोनेंट जब फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उस केस में आंसर आएगा v1 v2 sin थीटा। तो अभी के केस में जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। दो वेक्टर गिवन थे जो ऑब्लिक थे, ऑब्लिक वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक कंपोनेंट बना पैरेलल टू v1, दूसरा बना नॉर्मल टू v1। पैरेलल टू v1 थीटा के साथ जुड़ा था इसलिए उसकी वैल्यू आ गई v2 cos थीटा। नॉर्मल टू v1 v2 sin थीटा, वो डायरेक्टेड हो गया अलोंग 90 डिग्री, ये डायरेक्टेड है अलोंग 0 डिग्री। अब हमें निकालना है v1 डॉट v2, और आप लिखोगे v1 डॉट v2 नहीं निकलेगा सर, v1 का प्रोडक्ट v2 के साथ नहीं होगा, v1 का प्रोडक्ट v2 के पैरेलल वाले कंपोनेंट के साथ होगा, इसलिए v1 डॉट v2 की मीनिंग आएगी v1 डॉट v2 पैरेलल, और v1 का मैग्नीट्यूड है v1 और v2 पैरेलल का मैग्नीट्यूड है v2 cos थीटा। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ v1 डॉट v2 आएगा, v1 डॉट v2 का मॉड मतलब v1 डॉट v2 का मैग्नीट्यूड आएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस ऑफ ट्रू एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। तो जब भी आपको ऑब्लिक वेक्टर्स गिवन हो, अब इतनी सब डिस्कशन के बाद याद केवल इस फॉर्मूले को रखना है। जब भी हमें ऑब्लिक वेक्टर गिवन हो जिनके बीच का एंगल थीटा हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है, और इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दिया है। आगे बढ़ेंगे, v1 क्रॉस v2, हमने गिवन डायग्राम में डॉट प्रोडक्ट तो निकाला, अब निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो v1 क्रॉस v2, और अगेन जब मैं लिखूंगा v1 क्रॉस v2 तो आप मुझे टोकेंगे, क्यों कि सर v1 और v2 का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्रॉस प्रोडक्ट केवल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होता है, इसलिए इसको सुधार के लिखिए। कैसे? v1 क्रॉस v2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ v2, v1 का v2 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट कहलाएगा v1 क्रॉस v2, और v1 का v2 के पैरेलल कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट कहलाएगा v1 डॉट v2। तो v1 क्रॉस v2 मतलब v1 क्रॉस v2 नॉर्मल। अब कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का भी रूल वही है जो डॉट का था। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या था सर? पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड v1, दूसरे का मैग्नीट्यूड v2 cos थीटा। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट का भी रूल है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड v1 और दूसरा वेक्टर v2 नॉर्मल, उसका मैग्नीट्यूड v2 sin थीटा। तो इस तरीके से v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड आएगा v1 v2 sin थीटा, और v1 डॉट v2 का मैग्नीट्यूड आया था v1 v2 cos थीटा। तो जब भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ उनके बीच के एंगल का कोसाइन मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मतलब वहां डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म हुआ है।
और जब भी किन्हीं दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ उनके बीच के एंगल का साइन मल्टीप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली उनका क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म हुआ है। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर क्रॉस में डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत है, इसलिए यहां पर डायरेक्शन आउटवर्ड्स लिखा है मैंने। आउटवर्ड्स क्यों? क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं V1 क्रॉस V2। थंब रूल याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जो वेक्टर पहले है V1 उसके पैरेलल फिंगर इस प्रकार रखें कि उसको मोड़ने पर वो सेकंड वेक्टर से गुजरे, तो V1 क्रॉस V2। इस केस में थंब आपका बाहर की तरफ है, इसलिए डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड्स, तो डायरेक्शन आउटवर्ड। तो जनरल केस के लिए अगर मैं लिखूं तो जब भी किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ V1 क्रॉस V2 हमेशा राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाएगा, जो आपको बेटर अप्लाई करते आना चाहिए। वैसे ही जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने बोला जाए तो आंसर का मैग्नीट्यूड हमेशा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स आएगा, और इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आगे से हमेशा याद रखें, जब भी दो ऑब्लिक वेक्टर गिवन हो, डॉट प्रोडक्ट पूछे तो आंसर आएगा दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के साथ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और जब भी दो वेक्टर्स गिवन हो और क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो आंसर हमेशा आएगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में और कोई फर्दर डायरेक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ता है, और जिसको हम फाइंड करते हैं थ्रू राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन वो ये कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम ऑब्लिक वेक्टर्स के प्रोडक्ट को स्टडी कर लेंगे तो इनके फॉर्मूले से ही हम हर एक केस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की डेट के बाद आपको बस ये याद रखना है, दो वेक्टर्स जिनके बीच एंगल थीटा है उनका डॉट प्रोडक्ट ये और क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है। डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्शन नहीं होता, क्रॉस का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम कुछ स्पेशल केसेस देख सकते हैं। केस नंबर वन कि V1 पैरेलल है V2 के, और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के तो उस केस में उन दोनों के बीच का एंगल होता है 0, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? V1 डॉट V2, ये आएगा V1 V2 cos 0, cos 0 होता है 1, तो आंसर आएगा V1 V2। तो याद करिए, जब दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर सिंपल V1 V2 ही आता था। वैसे ही अगर आप इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे V1 क्रॉस V2, तो वो आएगा V1 V2 साइन 0, और साइन 0 होता है 0, इस कारण पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। तो यहां से हिंट क्या समझ में आ रहा है? यहां से हिंट ये समझ आ रहा है कि सर पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता ही नहीं, तभी वो 0 है। दूसरा, इफ V1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V2, V1 परपेंडिकुलर V2 दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो निकालते हैं हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। तो V1 डॉट V2 ये आएगा V1 V2 cos 90, और cos 90 होता है 0। और केस नंबर 2 V1 क्रॉस V2, तो V1 क्रॉस V2 आएगा V1 V2 साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो आंसर आएगा V1 V2। तो इसको भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। जब मैंने आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट सिखाया तो उस समय परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ही आता था और पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही आता था। यहां से एक इंपॉर्टेंट हिंट ये मिला, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं आ सकता और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कभी नहीं आ सकता। इट मींस अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं
तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ये यूनिवर्सल कंडीशन है, इस कंडीशन पे कई क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई दो वेक्टर्स गिवन हो और क्वेश्चन में ये सेंस हो कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर फाइंड करो, तो याद रखना पैरेलल वेक्टर वो तब कहलाएंगे जबकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली जीरो हो, और वो परपेंडिकुलर तब कहलाएंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो पैरेलल चेक करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिए, जीरो आया तो पैरेलल है, और अगर परपेंडिकुलर चेक करना है तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिए, जीरो आया तो वो परपेंडिकुलर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, जो हमारे आगे भी काम आने वाली है। थैंक यू।